हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल ऐसे एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कांस्टेंट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व ऐसे एग्जाम 2024 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर आए। तो आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न समितियों का निर्माण व संविधान सभा के निर्माण, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से पूछे आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहाँ पे हम डेट मेंशन करके चलते हैं, आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं, इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। आगे बढ़ेंगे। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमारे एक सेंटेंस है कि एक फैक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से दोस्तों ट्रेंड में रहते हैं और कंटिन्यू पूछे आते हैं। तो सब कुछ आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलेंगे। अगला पॉइंट है आपका, संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। आप लोग जानते हैं, बहुत सारे टेंट से सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं आपके एग्जाम में। तो इस पॉइंट को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। पॉइंट है हमारा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। देखेंगे आप लोग, एक तरफ समितियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों प्रारूप समिति, तो इनकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। संघ संविधान समिति की बात की जाए तो इनकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे बढ़ेंगे। प्रांतीय संविधान समिति की बात की जाए तो इनकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता भी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही की थी। ध्यान रखेंगे। लास्ट है आपका, कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा उठाए जाते हैं, उनको वहीं पे हॉट टेट से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग, क्या है दोस्तों, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट, संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं तथा भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। किसी भी फैक्ट को इसमें से आप लोगों को मिस करके नहीं चलने हैं। थोड़े से नोट देखिए दोस्तों, ताकि टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। पहला पॉइंट है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित
जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। लास्ट पॉइंट है आपका, भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इतना यहाँ से दोस्तों आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पूरा हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर किया गया है। कारण यह दोस्तों कि आप जानते हैं आपके एसएससी में भी, रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसी लग गई हैं। कई वैकेंसी का आपका टेट 2 भी लगा हुआ है और बहुत सारी वैकेंसीज का दोस्तों आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है। तो हम चाहते हैं आप दोस्तों एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता न पड़े। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया। इसके अलावा मोस्ट क्वेश्चंस को वहाँ से भी शामिल किया गया है और दोस्तों आपके क्वेश्चंस को, वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें अगर वैकेंसी की बात की जाए तो आप लोग जानते हैं दोस्तों एसएससी सीजीएल टियर 1 हाल ही में समाप्त हुआ। टियर 2 की तैयारी है, आपका एमटीएस चल रहा है, जीडी आपकी लगू ही चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2024 का दोस्तों एग्जाम डेट लग चुका है। एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपी से ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा साइंस का स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजवंश हैं उनकी राजधानी आप लोग जानते हैं, डाकले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजें पूरी तरह से मेंशन की गई हैं दोस्तों। डाकले पूछे जाते हैं कौन से वंश के संस्थापक कौन थे, और साथ में दोस्तों राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। यानी हर ट्रेंड से दोस्तों ये आपका परफेक्ट सीट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं। किसी भी ट्रेंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, न क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और न क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। वो हर टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिए गए, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉपिक क्या है आपका? ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए थोड़ा सा सेट को सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें राजवंश के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में संस्थापक के नाम और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश की, तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, राजधानी की राजगृह थी। शिशुनाग वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक शिशुनाग थे, राजधानी इनकी वैशाली थी। मौर्य वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ेंगे। गुलाम वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। नेक्स्ट, संगम वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। किसी भी टॉपिक को दोस्तों आप लोगों को मिस नहीं करनी। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी लोग आरपीएफ कांस्टेबल और ऐसा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यानी फाइट करना चाहते हैं दोस्तों, आप प्रिपरेशन अपनी कहीं से भी कीजिए, ऑनलाइन कीजिए या फिर ऑफलाइन कीजिए। आपका जो पाठ्यक्रम है यानी कि जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं, वो हर टॉपिक्स को आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखिए। हो सके दोस्तों तो उनको अभी भी समय नोट डाउन कर लीजिए, और जब आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए आप देखिए वो हर टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं, हाँ पूरी तरह से कंप्लीट करवाए जा रहे हैं या नहीं करवाए जा रहे हैं। अगर नहीं करवाए जा रहे हैं तो उनको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, दिशा ही तैयारी नहीं करने हैं। आप जानते हैं दोस्तों इस वैकेंसी में सीटें कितनी हैं और कंपटीटर कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ तैयारी की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़िएगा। देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक दंतिदुर्ग थे, राजधानी इनकी मान्यखेड़ थी। पल्लव वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक सिंह विष्णु थे, राजधानी इनकी कांसीपुरम थी। चालुक वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादमी वापी थी। नेक्स्ट, मुगल वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक बाबर थे, राजधानी की दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थे।
लोधी वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश के संस्थापक दोस्तों पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर व कन्नौज दोनों थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट। शायद कोई फैक्ट इसमें से छोटे दोस्तों आपके एग्जाम में की जो ना पूछा जाए, बहुत सारे दोस्तों फैक्ट यहाँ से आपके एग्जाम में आप जानते हैं रिपीट भी होंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, राजधानी इनकी कन्नौज थी। चौहान वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक वासुदेव थे, राजधानी इनकी अजमेर थी। आगे बढ़िएगा, नंद वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक महापद नंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक सिमुख थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करने हैं। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बता ही चुके हैं दोस्तों, एसएससी और रेलवे ऑल एग्जाम्स का पूरी तरह से नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ प्रिपेयर किया गया है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, बिहार एसएससी 10+2 2023 की जो वैकेंसी थी, जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया, उसका हमारे द्वारा दोस्तों तीसरी बार नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। और यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के दोस्तों जीके जीएस व यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के भी पीडीएफ हमारे द्वारा कंप्लीट किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? बौद्ध धर्म से। आप जानते हैं दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से स्टैटिक जीके के रूप में निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर करके सीट आपके सामने लगी हुई है। इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे, ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। अब देखिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सिलेक्टेड हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि साकी गण के प्रधान थे, और माता का नाम महामाया था, जो कि कोली गण की राजकुमारी थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या है, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, जिसे वर्तमान कुशीनगर कहा जाता है, में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। यही वजह है दोस्तों, हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन यानी विकल्प से आपको नहीं पढ़ाते। विकल्प से सारी चीज़ें आपकी एक साथ क्लियर नहीं हो सकती कभी भी, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और टाइम टेकिंग होगा। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है, दोनों ध्यान रखेंगे। बुद्ध हो गया, संघ हो गया और धम्म हो गया, ये तीनों मिला के दोस्तों बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। रट डालेंगे इसको। और इसी के साथ ये भी देख लेंगे, बौद्ध ग्रंथों में सुक्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। ये भी आप लोग रट डालेंगे। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया है, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का खंड नहीं है? ऐसे में अगर आप तीनों भाग के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। त्रिपिटक की भाषा दोस्तों पाली है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश भी पाली भाषा में दिए थे, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या दोस्तों, कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान दो शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। ध्यान रखेंगे। अब आप जानते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म में 4 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था, उनको आप लोग डिटेल में देखेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म की महासंगीतियां। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी। सेकेंड यानी द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए दोस्तों तो इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। अब ये चारों महासंगीतियां जिनकी अध्यक्षता में की गई थी वो भी आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। तो बात की जाए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन सर्वकामी या सभाकामी की अध्यक्षता में हुई थी।
तृतीय बौद्धिक संगीत का आयोजन मोगलिपुत्तिस की अध्यक्षता में हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके टॉपिक आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, भारत के जो महत्वपूर्ण मंदिरें हैं, इमारतें हैं, डाकले आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, वो हर टॉपिक्स हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो पूरी तरह से दोस्तों सब कुछ कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई है, सीट को आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन भी डाला गया है, यानी आपको एग्जैक्ट लोकेशन पूरी तरह से ध्यान रखने हैं। एग्जैक्ट लोकेशन अक्सर दोस्तों आपके ऑप्शन में आता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे छतरपुर जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं अगर ऑप्शन में यही आ जाता तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिएगा, एक तरफ महत्वपूर्ण इमारतों मंदिरों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए। बात की जाए अजंता में एलोरा गुफा, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जरूर ध्यान रखेंगे। शांति निकेतन बीरभूम पश्चिम बंगाल में है, तो बीरभूमि भी ऑप्शन में आ जाता है और ज्यादा यही आता है। एलिफेंटा गुफा दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ेंगे, सांची का स्तूप, तो ये रायसेन मध्य प्रदेश में, यहाँ पे रायसेन भी जरूर आप लोग ध्यान रखें, इसीलिए मैं दोस्तों थोड़ा सा आपको फोकस करवा रहा हूँ। आगे बढ़िएगा, लिंगराज मंदिर की बात की जाए तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना है, कोणार्क उड़ीसा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर दोस्तों गिर सोमनाथ गुजरात में है। कैलाश मंदिर दोस्तों एलोरा महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, महाबलेश्वर मंदिर दोस्तों महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर दोस्तों ये पुष्कर राजस्थान में, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। और नटराज मंदिर दोस्तों चिदम्बरम तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे। वेंकटेश्वर मंदिर की बात की जाए तिरुपति आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ मंदिर दोस्तों पुरी ओडिशा में है। वैष्णो देवी मंदिर आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में। खजुराहो मंदिर दोस्तों ये छतरपुर मध्य प्रदेश में है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं सब कुछ दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर है। देखेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान है, जितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय पार्क है, आप लोग जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें लोकेशन बताने होते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन जरूर ध्यान रखेंगे, हम पूरी तरह से दोस्तों इसमें मेंशन कर दिए हैं, ध्यान रखेंगे। और डायरेक्टली दोस्तों एग्जैक्ट लोकेशन ही आपके ऑप्शन में ज्यादा आ जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ इसमें राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित राज्य स्थान के नाम दिए गए। बात की जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो जोरहाट असम में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों बारपेटा असम में है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क हजारीबाग झारखंड में है। बेतला राष्ट्रीय पार्क दोस्तों पलामू झारखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जूनागढ़ गुजरात में है। बादीपुर राष्ट्रीय पार्क बादीपुर कर्नाटक में है। केवलादेव पश्चिम बिहार दोस्तों भरतपुर राजस्थान में, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि अलवर राजस्थान में है। दच्चीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बालाघाट मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मयूरभंज ओडिशा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों नैनीताल उत्तराखंड में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका इडुक्की केरल में है। शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये शिमोगा कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है दोस्तों आपका, नंदा देवी पशु विहार जो कि चमोली उत्तराखंड में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर राजस्थान में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों बिहार में है। आगे बढ़ेंगे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सिही एवं सरगुजा मध्य प्रदेश में है। और पंचमढ़ी दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर है। तो आप जानते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न इनके अध्यक्ष
प्रस्ताव का निर्माण, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सेट आपके सामने लगी हुई है। इस सेट को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। आप चलिए दोस्तों मोस्ट हमारे सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए सारी चीजें पूरी तरह से कलेक्ट की गई हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक यो होम है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी हैं और तत्कालीन वायसराय, जरूर ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो लॉर्ड डफरिन थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब यहाँ से आपका सुपर पॉइंट हो जाता है, पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। क्या दोस्तों? देखिएगा पहला पॉइंट है हमारा, 1924 के बेलगाम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, जरूर ध्यान रखेंगे, में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। डाकले क्वेश्चन बनते हैं, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ था, कब घोषणा हुई थी? तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका, यहाँ से देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन का सर्वप्रथम, दोस्तों ध्यान रखेंगे, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता यानी कि कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हो गए थे। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीडीएफ के लिए यह हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। देखेंगे हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, 13 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से हार्ड ट्रेंड से दोस्तों कलेक्ट करके सेट आपके सामने लगाई गई है। इस सेट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, 13 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव का किस समिति ने दिया था? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। आप चलिए दोस्तों ये टू जेड इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले उनको आप देखिए। क्या है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। आगे बढ़िएगा। यहाँ से पहला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका, 13 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था और संविधान की 11वीं सूची में जरूर ध्यान रखेंगे पंचायती राज को शामिल किया गया। टोटल 29 कार्यों को इसमें दोस्तों दिया गया है और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब सबसे पहले आप लोग 4 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। और पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची का विषय ध्यान रखेंगे। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी जो विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, हर ट्रेंड से क्वेश्चंस बनते हैं, पूरी तरह से आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर इनको देखेंगे। क्या है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां। बात की जाए, हनुमंत राव समिति गठित की गई थी 1983 में। डाकले पूछे आते दोस्तों, हनुमंत राव समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। नेक्स्ट,
जीबी के राव समिति गठित की गई थी 1985 में। एलएम सिंघवी समिति गठित की गई थी 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी 1957 में। अशोक मेहता समिति गठित की गई थी 1977 में। और थुंगन समिति दोस्तों गठित की गई थी 1989 में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चन देखिए ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो सके। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायत राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला पॉइंट, कौन पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखेंगे, पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? पृथ्वी की परिभ्रमण एवं परिक्रमण गति से लेकर आता हूं। अब जानते हैं दोस्तों पृथ्वी एक सौरमंडल का हिस्सा है, यानी कि पृथ्वी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस के लिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा सौरमंडल पर भी बात करेंगे। यानी जो सीट आपके सामने लगाएगी दोस्तों, इसमें सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपकी लगाई गई है। अच्छे से अगर आप प्रिपेयर रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम्स के लिए एक साथ क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अब ये एक पॉइंट आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल का विस्तार है। पृथ्वी के सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का दोस्तों ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, टॉपिक वाइज हर चीज़ें, यानी कि दोस्तों हर टॉपिक्स हमारे द्वारा पूरी तरह से आपके पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, 29 पीडीएफ में आपके दोस्तों पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों आप लोग, क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखेंगे, सबसे ऊपरी भाग को इसमें क्रस्ट कहा जाता है दोस्तों, मध्य भाग को मेंडल कहा जाता है, आंतरिक भाग कोर कहलाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब 2 पॉइंट आप लोग देखिए। पहला क्या है, सौरमंडल में आकार के अनुसार अगर ग्रहों का क्रम देखेंगे तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति है और सबसे छोटा दोस्तों बुध है। अब सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, व वरुण है। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़े से आप लोग क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। नेक्स्ट, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य में? तो शुक्र और मंगल, और क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति। नेक्स्ट, सौरमंडल में पार्थिव यानी आंतरिक ग्रह कौन से है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। नेक्स्ट, सौरमंडल के बाह्य ग्रह कौन से है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह तो शुक्र ग्रह है और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करनी है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से आया हुआ आपका सुपर टॉपिक है। बहुत सारे दोस्तों आर्टिकल से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते हैं, तो सब कुछ कलेक्ट करके सेट आपके सामने अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में है? करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। अब देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। आगे बढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट आपका कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान इस प्रकार हैं। चलिए इसको देखते हैं। जितने भी मोस्ट यहाँ से आर्टिकल से क्वेश्चन निकलते हैं आप लोग कलेक्ट करेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट देखिएगा, अनुच्छेद 40 की बात की जाए तो अनुच्छेद 40 में किसका प्रावधान है या अनुच्छेद 40 का संबंध किससे? 2 ट्रेंड से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 40 में किसका प्रावधान किया गया है? ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अब क्वेश्चन के ट्रेंड को चेंज कर दीजिए। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 40 में। दोनों ट्रेंड से ध्यान रखेंगे आप लोग। अनुच्छेद 44 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें नागरिकों के लिए समाज सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 का की बात की जाए तो इसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 की बात की जाए दोस्तों तो कार्यपालिका से न्यायपालिका की पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 51 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान किया गया। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। लास्ट पॉइंट देखिए यहाँ से दोस्तों, ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो। क्या है?
भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है और हम दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। अगर और भी दोस्तों अगर हम जीके इसमें जीएस लगाते हैं, करंट ऐड करते हैं, तो आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।